नमस्कार। चुनावी खबर अखबार पर नजर। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले 1 घंटे तक हम आपको तमाम बड़े अखबारों की सुर्खियां भी बताएंगे, वो भी सरल अंदाज में। बिल्कुल। और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो आज हर अखबार पर हमारी नजर रहेगी, आखिर क्या कुछ खास खबरें हैं चुनाव से जुड़ी हुई, ये भी आपको बताएंगे। और रुख कर लेते हैं पहली खबर का, कौन सी खबर को प्रमुखता दी गई है और किस तरह से ये सुर्खियां बनी हुई हैं। तो पहली खबर जिस तरह से है, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की रिहाई मामले में पेश की है दलील और चुनाव प्रचार को मौलिक अधिकार नहीं बताया। नवभारत टाइम्स के पेज नंबर 1 पर इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो जिस तरह से ये खबर आप देखिए, किस तरह से चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है, ईडी की तरफ से कहा गया है। और नवभारत टाइम्स में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो यहाँ पे साफ तौर पर फ्रंट पेज की ये हेडलाइन है और चुनाव प्रचार का अधिकार मौलिक नहीं है और ना ही ये संवैधानिक है, तो केजरीवाल को जमानत नहीं मिले, ये कहा जा रहा है साफ तौर पर। और जो राहत की बात की जा रही थी केजरीवाल के लिए कि उन्हें राहत दी जाएगी या कुछ जमानत जब उनकी होगी मोनिका, तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि कम से कम वो आएंगे तो चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। इसमें ईडी की ओर से जोरदार दलील दी गई। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर इस तरह चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई तो फिर किसी ना नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा, ये बिल्कुल मोनिका। और ये देखिए, ये खबर जो है फ्रंट पेज पे है दैनिक ये नवभारत टाइम्स के, और इस पे साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आपको चुनाव प्रचार करना ही है। ईडी की तरफ से साफ कर दिया गया है। और जो राहत की बात कही जा रही थी मोनिका, वो अब लग रहा है कि नहीं मिलेगी अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल। देखिए, चूंकि बहुत बड़ी खबर थी कल पूरे दिन की और इसीलिए अलग अलग अखबारों में इसे फ्रंट पेज पे जगह मिली है। चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक ना ही संवैधानिक, केजरीवाल को नहीं मिले जमानत। देखिए, केजरीवाल की लीगल टीम ने हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। तो ईडी जो है लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। ईडी की तरफ से कहना है कि इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट से जो है कहीं ना कहीं शिकस्त मिली थी अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और ये उम्मीद अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार लगाई जा रही है कि उन्हें राहत मिले, चूंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव प्रचार का वक्त बहुत कम है उनके पास। और अब देखिए, ईडी भी लगातार विरोध कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल कर रही है ईडी। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कहीं ना कहीं गीतू बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, लिखा गया है कि जमानत दी गई तो भेदभाव होगा, क्योंकि खेती और कारोबारी का काम भी उतना ही अहम है जितना कि चुनाव प्रचार। ये ईडी कह रही है कि ऐसा भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जमानत दी जाती है अरविंद केजरीवाल को, तो एक तौर से ये समझिए कि बाकी लोग जो जमानत के लिए ग्राउंड बेसिस तैयार करते हैं कि ठीक है हमें अपने घर में ये काम करना है या हमारी ये मजबूरी है, तो उनके साथ ये ज्यादती होगी। साफ तौर पर ईडी ने कह दिया है कि इस बेसिस पर आपको जमानत नहीं दी जाएगी कि आपको चुनाव प्रचार करना है। देखिए, चुनाव प्रचार का अधिकार जैसे कि बताया ना कि मौलिक ना संवैधानिक, और ये भी कहा गया एजेंसी की तरफ से 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं। ऐसे में हर चुनाव में तो नेता जमानत मांगने लगेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आम लोगों से ऊपर होने का दावा तो नहीं कर सकते हैं नेता। कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो नेता है, चाहे वो खास है, चाहे वो आम है। ऐसे में इस तरह से अगर अरविंद केजरीवाल को छूट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं गलत संदेश जो है आम लोगों के बीच जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल जवाब किए हैं ईडी से, उससे लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल की बात भी सुनी जा रही है। जिस तरह से वो उम्मीद भी कर रहे थे, ईडी से पूछा गया कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो पूछताछ ऐसे में आप उनके आवास पर भी कर सकते थे। दिल्ली की जनता ने ही तो उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है। जी बिल्कुल। और ये देखिए मोनिका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं और वो असाधारण परिस्थिति है। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मतलब कि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। 5 साल में एक बार आते हैं और बाई चांस ऐसा हुआ है, तो एक तरह से कुछ उम्मीद है भी, लेकिन ज्यादातर यही लग रहा है कि इस बेसिस पर जमानत नहीं मिलती हुई दिख रही है। हालांकि देखना होगा कि आज क्या कुछ अदालत में होता है। क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आता है और उन्हें वक्त मिलता है चुनाव प्रचार का, क्योंकि जब से संजय सिंह जेल से बाहर हुए जमानत पर, ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें आम आदमी पार्टी की काफी बढ़ गई हैं।
हालांकि 21 मार्च को आपको याद ही होगा ईडी ने किस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनके जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस बीच ये भी आपको याद होगा कि कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि अगर आप बेल पर बाहर जाएंगे, चूंकि आप चुनाव प्रचार के लिए बेल मांग रहे हैं, ऐसे में आप दूसरे कामकाज इस दौरान ना करें, कानूनी फाइल्स पर इस दौरान आप हस्ताक्षर ना करें। ये भी अदालत में इस बात का भी जिक्र किया गया था। बिल्कुल, और ये देखिए कि केजरीवाल की टीम ने इस मामले पर ऐतराज भी जताया है और केजरीवाल की जो लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में औपचारिक शिकायत दर्ज भी करा दी है। तो इसमें ईडी के हलफनामे को कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना करना बताया गया है। तो साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की गई है यहाँ पर केजरीवाल की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगता है कि थोड़ी बहुत ढील या रियायत दी जा सकती है, लेकिन ईडी ने पूरी तरह से यहाँ पर जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें आरोपी बनाया उन्हें शराब घोटाले में, और फिलहाल ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नहीं दिख रही है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि ये चुनाव मोदी की भारतीय और राहुल की चाइनीज गारंटी के बीच है। दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। बिहार के पूर्व सीएम और इंडी गठबंधन के नेता लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। अब इस मुद्दे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। तेलंगाना के भुवनगिर लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो SC, ST और OBC का आरक्षण बढ़ाएगी और मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देगी। बिल्कुल, और यहाँ देखिए दैनिक भास्कर में लिखा है कि जहां भी मुस्लिम कोटा है जीते तो खत्म करेंगे। शाह साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं। दैनिक भास्कर में ये फ्रंट पेज पे ही इस खबर को छापा गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जहां भी मुस्लिम कोटा है अगर जीतते हैं तो वहां पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार इन चुनावों में छाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये देखिए ये जो खबर है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जहां भी मुस्लिम कोटा होगा अगर बीजेपी जीतती है तो खत्म करेंगे। ये साफ तौर पर अमित शाह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में काम होगा अगर बीजेपी जीतती है। तो आरक्षण को लेकर जो पूरा विवाद है मोनिका, और खासतौर से मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो ये जंग छिड़ी हुई है इस वक्त, इसको लेकर यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो क्या होगा। बिल्कुल, देखिए आरक्षण को लेकर आपको याद होगा कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर पिछड़ा आयोग ने ऐतराज जाहिर किया और कहा गया है कि मुस्लिम्स को, सभी मुस्लिम्स को जो आरक्षण दिया जा रहा है और OBC कोटे से आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद ये चुनावी मुद्दा बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया और कहा गया कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो OBC कोटे के लोग हैं और बाकी जो SC, ST कोटे के लोग हैं, दूर नहीं वो दिन जब कांग्रेस पार्टी जो है सभी का कोटा लेकर दूसरे जो है धर्म को दे देगी, मुस्लिम्स को सारे का सारा आरक्षण दे देगी। इसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी और इस बीच देखिए अब अमित शाह भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने रैली में जिक्र किया, उन्होंने कहा कि OBC का आरक्षण बढ़ाएंगे अगर सत्ता में आएंगे, लेकिन अगर हम देखें अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो सभी का आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और खास वर्ग को यह आरक्षण जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय को सबका आरक्षण बिल्कुल। और ये देखिए मोनिका, OBC का दे दिया जाएगा। कर्नाटक में जो हुआ था कि जिसमें साफ तौर पर मुस्लिमों को भी आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, यहाँ पर शायद उसी बात को और ज्यादा विस्तार में समझाने की कोशिश की है अमित शाह के द्वारा। उन्होंने साफ कर दिया कि SC, ST और OBC का तो आरक्षण हम बढ़ा देंगे, लेकिन जो मुस्लिम आरक्षण की बात कही जा रही है वो इसमें नहीं होगा। तो साफ उन्होंने कर दिया है कि ये संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे कानून में जो एक ऑप्शन, एक क्लॉज है वो ये है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। अगर ऐसे में मुस्लिम आरक्षण को भी बढ़ाया जाए तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं OBC की भी 27% आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है। कैसे वो जस्टिफाई होगा ये भी देखना होगा। लेकिन जो आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही थी लगातार कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पूरा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो यहाँ साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। SC, ST, OBC का आरक्षण रहेगा, लेकिन हाँ मुस्लिम्स के लिए जो आरक्षण है उसमें जरूर कटौती की जाएगी, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। देखिए आरक्षण का मुद्दा जो है संविधान से जोड़कर भी देखा जाता है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो खिलवाड़ कर रही है
और कांग्रेस जो है बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसका मान सम्मान नहीं रख रही, इसीलिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात की जा रही है। हालांकि संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के अगर बयान का भी जिक्र कर लिया, अभी 2 दिन पहले उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को आरक्षण मिलना चाहिए। तो चुनावी हथकंडे है और चुनावी दौर है, ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट्स आना लाजमी है। देखना होगा कि आगे ये चीजें और कहां तक बढ़ जाती है। और बिल्कुल मोनिका, ये भी देखिए कि लगातार ये जो आरक्षण का जिन है वो काफी लंबे समय से है और इस पर राजनीति होती रही है। सही तरह से समझे तो जो वाजिब वर्ग है उन्हें शायद आरक्षण उस हिसाब से नहीं मिला है, लेकिन इसको लेकर जो राजनेता हैं वो पॉलिटिक्स जरूर करते नजर आ रहे हैं काफी लंबे समय से। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो साफ कर दिया था कि ये समय समय पर रिवाइज होगा, यानी कि हर 10 साल में ये स्थिति जांची जाएगी कि आरक्षण से कितना लाभ हो रहा है ओबीसी को, एससी एसटी को, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी बढ़ेगी कि जब समान स्तर पर आ जाएंगे तो इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान में मेंशन है। बिल्कुल, तो वंचित वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अभी भी बात नहीं हो रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में राजनीतिक उठापटक जारी है। कांग्रेस ने मांगा है राज्यपाल से मिलने का वक्त। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को प्रमुखता से जगह मिली है। इसके अलावा और भी कई अखबारों में इसे छापा गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था कल, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अल्पमत वाली सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए, लगातार हरियाणा में ये जो ऊहापोह की स्थिति है वो नजर आ रही है। इस बीच हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, नायब सिंह सैनी, उनका कहना है कि सरकार मजबूत है, ये महज भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बीच देखिए, कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में है। ऐसे में राज्यपाल स्थिति को साफ करे। अगर जो मौजूदा सरकार है वो अपना बहुमत नहीं साफ कर पाती है, बहुमत नहीं दे पाती है, बिल्कुल। और मोनिका, ये देखिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी, अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर ही छापा है और यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जेजेपी जॉइंस कांग्रेस इन सीकिंग हरियाणा फ्लोर टेस्ट बट 3 ऑफ इट्स ओन एमएलएज मीट खट्टर। तो अपने आप में ये सवाल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो हरियाणा सरकार है वो संकट में है और जो 3 निर्दलीय थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन यहाँ पर अब फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है अगर बीजेपी, तो इसका मतलब कि बहुमत है उनके पास और किसी ना किसी तरीके से वो फ्लोर टेस्ट को पास करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा सरकार को लेकर काफ़ी स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी जल्दी ये साफ कर दिया है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, पूर्ण समर्थन है और फ्लोर टेस्ट के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, इस बीच दुष्यंत सिंह चौटाला का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है वो गिर रही है, ऐसे में राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है जेजेपी की तरफ से कि कांग्रेस को जो है वो निकलकर सामने आना चाहिए। अगर कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि वो सरकार बना सकती है तो जेजेपी जो है बाहर से उन्हें समर्थन दे देगी। हालांकि इससे पहले याद होगा कि जेजेपी ने ही अपना समर्थन वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी से, जिसके बाद सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी। मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, फिर उनके बाद जो है नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अब एक बार फिर जब निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है, और ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि निर्दलीय विधायकों ने आखिर अपना समर्थन क्यों वापस लिया। देखिए, इन विधायकों का ये कहना था कि सरकार जो है अब मुद्दों की बात नहीं कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गई है, वो महज धर्म की राजनीति कर रही है, जात पात की राजनीति कर रही है। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि वो अब मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि वो सरकार से अपना समर्थन जो है वो वापस ले रहे हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि इन निर्दलियों की भी कुछ मांग थी जो कि शायद पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस हो सकता है अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से उन्हें ये मांग पूरी होती हुई दिख रही होगी। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, अगर निर्दलीय खुद ही यहाँ पर भाग रहे हैं या हमें छोड़ रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये उनकी अपनी सोच है और इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। आखिर कर क्या सकते हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते नहीं हैं। तीनों जो विधायक हैं वो निर्दलीय हैं, कभी उन्होंने समर्थन दिया तो आज समर्थन वापस ले रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी कुछ मांगे हैं जो कि शायद पार्टी पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके चलते उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था।
तो सितंबर अक्टूबर में तो विधानसभा चुनाव होने ही है हरियाणा में, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति होती है, क्योंकि सरकार के अल्पमत में होने को लेकर जो है तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि नायब सिंह सैनी का ये भी कहना है कि जेजेपी के और कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जो उनके साथ संपर्क में है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर वो ये साबित भी कर देंगे। देखना होगा कि किसकी बात जो है वो यहाँ पर ज्यादा मजबूती से सामने आती है। और ये भी कहा जा रहा है जेजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कि मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में है और ऐसे में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा गया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल। तो अब जिस तरह से फ्लो टेस्ट होना है, निगाहें सबकी यहीं पर हैं, चुनावी मौसम भी है और आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, तो काफी अब सस्पेंस बरकरार होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मोनिका, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि संघ ने कभी हिंदू और मुस्लिम्स में भेदभाव नहीं किया है। दैनिक जागरण में ये खबर छपी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति की है। देश की सामाजिक समरसता को तार-तार कर दिया है। देश में जो गरीब हो उसकी मदद की जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या फिर कोई भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है राजनाथ सिंह ने और संघ का भी हवाला दिया, कहा कि संघ कभी नहीं चाहता बंटवारा। और ये साफ कर दिया उन्होंने। ये देखिए यहाँ पर इस खबर को प्रमुखता दी गई है दैनिक जागरण में, जहां पर संघ ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, यानी ये साफ कर दिया है कि जो संघी होते हैं वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, सबको एक समान समझते हैं, सब बराबर हैं। क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि इंडी गठबंधन की तरफ से ये प्रचार भी किया जा रहा था बीच में कि जो संघ है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, लेकिन अब ये साफ कर दिया राजनाथ सिंह ने कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है और ना ही वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर खुद कहा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते और संघ के लिए भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है। कुछ समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा कि मैं नेता और मंत्री से पहले संघ का मूल सेवक रहा हूं। तो यहाँ पर साफ उन्होंने कर दिया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान राजनीति, राम राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं वो प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं संघ, और खुद वो संघ से ताल्लुक रखते हैं। तो देखिए एक बार फिर से ये जो मामला है निकलकर सामने आया है और एक बार फिर से वो राजनीतिक पार्टियां, जो भारत की दो अहम पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि धर्म की राजनीति ये कर रही है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। और राजनाथ सिंह के बयान का हम जिक्र करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघ नहीं करता है बंटवारा, ये बंटवारा जो है ये कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस करती आई है हमेशा से हिंदू और मुस्लिम्स की बात करती आई, भेदभाव करती आई, और इसी वजह से ये मामला भी इतना निकल कर आया। हम कभी हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं करते। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, हम हमेशा कहते हैं कि जिन्हें ज़रूरत है, जो गरीब है देश में, उसकी मदद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी देश का क्यों ना हो। तो ये एक बार फिर से निशाना साधा गया है राजनाथ सिंह की तरफ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, जो कि इस बात का जिक्र करते नजर आए हैं, देश में बंटवारे की राजनीति पर कहते नजर आए हैं। बिल्कुल। और ये देखिए पिछले कुछ दिनों से यही शायद हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण को लेकर काफी मुखरता से बीजेपी अपनी बात रख रही है कि हम मुस्लिम आरक्षण के सपोर्ट में नहीं है, और शायद यही एक वजह रही है जिसे और जोड़ दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी या संघी करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि संघ का ना तो ऐसा कोई मूल तत्व है, अगर वो मदद करेंगे तो उनके लिए सब भारतीय एक समान है। और दूसरी बात ये कि भारत के अंदर सर्वधर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वधर्म की बात की जाएगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पर संघी के तौर पर तो कम से कम नहीं होती है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, आप कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बताते हैं आपको और कौन सी जो खबरें हैं वो सुर्खियां बनी हुई है। तो बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी और सीतापुर में चुनावी जनसभा की और योगी ने कहा कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो राम मंदिर को बेकार बताते हैं, उनको सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। यूपी को कानून व्यवस्था देने के साथ हर गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने वाली बीजेपी इस बार भी 400 पार करने जा रही है। तो देखिए टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है और ये देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ ये खबर छपी है जिसमें जिक्र किया गया इस बात का कि योगी ने कहा है हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, यानी कि चेतावनी के तौर पर। देखिए फायरब्रेड नेता की छवि रही योगी आदित्यनाथ की, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और जिस अंदाज में ये कहते हैं वो कहीं ना कहीं दूर तक उनकी बात जाती है। और इसी अंदाज में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के गोला गोरखनाथ और मोहम्मदी में चुनावी जनसभा की थी और कहा कि नया भारत है और इस नए भारत में हम किसी को परेशान तो नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज का जिक्र भी उन्होंने कहा और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कसा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। दूसरी ओर राम जन्मभूमि पर काशी के संकट मोचन मंदिर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद न्यायालय परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने की कोशिश की थी, ये आरोप उन्होंने लगाया। और देखिए साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अभी भी बना हुआ है चुनावों में और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सम्मान जो है वो कभी भी नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, वो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। और अब चूंकि राम मंदिर बन गया है और अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो हो सकता है कि राम मंदिर पर बाबरी ताला भी लगवा दे। इस बात का भी जिक्र जो है वो चुनावी भाषणों के दौरान किया गया और देखिए साफ कर दिया है कि हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई राम भक्तों के साथ खिलवाड़ करेगा, लेकिन अगर दूसरी पार्टी आएंगी तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये। और दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। दैनिक जागरण में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया और साफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जिन्होंने बाबरी मस्जिद का सपोर्ट किया और कभी भी राम मंदिर को लेकर दृढ़ नहीं दिखाई दिए, अगर वो सत्ता में आएंगे तो किस तरह से यहाँ पर जो सत्ता है उसको लेकर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि ऐसे सत्ताधारी भी किस काम के जो राम भक्तों पर ही गोलियां चलवा देते हो और इन्हें कोई अधिकार नहीं है। और खासतौर से ये पहले भी देखा जा रहा था कि जो राम मंदिर है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो बीजेपी इसे चुनावों में भुनाने की कोशिश करेगी और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। तो आपको बता दें कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वालों को सत्ता में आने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को काफी प्रमुखता से उठा रहे हैं और यहाँ पर वो राम मंदिर को एक बार फिर से सुर्खियों में लाना चाह रहे हैं कि बीजेपी के राज में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ऐसे में जो कांग्रेसी थे जिन्होंने कभी ये दृढ़ता नहीं दिखाई कि राम मंदिर को बनवाया जाए या जो लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, कार सेवकों को उनका हक दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में राम मंदिर को लेकर एक बहस मोनिका छिड़ गई है अब। बिल्कुल, और देखिए राम मंदिर का मुद्दा इस बार भी चुनावों में छाया रहेगा। अब चूंकि राम मंदिर बन चुका है तो ऐसे में ये तो चुनावी मुद्दा नहीं है कि राम मंदिर बनेगा कब बनेगा, लेकिन अब ये बड़ा मुद्दा है कि अगर राम मंदिर बना रहना चाहते हैं आप लोग तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना होगा। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो ताला न लगवा दे कहीं वो राम मंदिर पर। बिल्कुल, और इसी बीच हम अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों ने बीजेपी और कांग्रेस को एक खत लिखा है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच की डिबेट की मांग की गई है। इसमें अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। तो देश की जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओपन डिबेट का न्योता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजीत पी शाह और द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ एन राम की ओर से दोनों नेताओं को खुली बहस के लिए चुनौती दी गई है, निमंत्रण भेजा गया है। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच डिबेट करा दिया जाए। देखिए काफी इंटरेस्टिंग ये पूरा मैटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल को दिया है आमने सामने बहस का न्योता। ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दो पूर्व जजेस ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने बैठकर सार्वजनिक बहस करने का निमंत्रण दिया है, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने भी हस्ताक्षर किए हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ऐसा हो जाता है कि राहुल गांधी, जो कि विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अगर वो बैठते हैं सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही अपने अपने मुद्दे हैं और दोनों ही जो है अपनी बात को अच्छे से उठाते हैं। ऐसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इसीलिए देखिए ये न्योता जो है भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने चिट्ठी में लिखा है कि इस बहस से एक मिसाल कायम हो जाएगी। लोग दोनों नेताओं का पक्ष सीधे तौर पर जान पाएंगे। अभी आप अलग अलग मंचों से बता रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने बैठेंगे तो आपका पक्ष जो है वो साफ हो जाएगा। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि दुनिया हमारे चुनाव पर बेहद उत्सुकता के साथ नजर रखती है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल जवाब सुन पाए। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत होगी। पत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई। साथ ही बहस की जगह, अवधि, प्रारूप और मॉडरेटर सभी का चयन परस्पर सहमति से तय करने की बात कही गई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। नहीं गीतू, अगर ऐसा हो पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सामने बैठ पाएं और जो बड़ी बड़ी बातें इस दौरान की जाती हैं अलग अलग मंचों से चुनावों के, दोनों आमने सामने बैठकर जिक्र करें इसका। बिल्कुल। और मोनिका, हालांकि कोई प्रारूप नहीं रहा है कि जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हो तो आमने सामने बैठे, लेकिन हाँ, एक ये जरूर कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो डिबेट की बात की जा रही है, स्थितियां जरूर साफ हो जाएंगी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कि क्या क्या वो लोग चाहते हैं, सत्ता में आए तो क्या करेंगे, और इससे जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। यानी कि आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी या बीजेपी जब सत्ता में आएगी वो क्या करेगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जिन मुद्दों को लेकर हम देखते हैं कि चुनावी मंच से जोरदार भाषण दिए जाते हैं, विवाद हो जाते हैं उन बातों पर, तो शायद ये भी नहीं होंगे। तो बहुत हद तक जो लड़ाई है, चुनावी जंग जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है मोनिका, अगर इस तरह का कोई डिबेट हो जाएगा। और लोगों के लिए भी राहत होगी कि तरह तरह की जो बयानबाजी मंचों से की जाती है वो नहीं होगी और वो समझ पाएंगे कि आखिर उन्हें किस नेता को चुनना है। और देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि एक नेता किसी मंच से भाषण देते हैं, चाहे एग्जाम्पल के लिए आप 370 धारा ले लीजिए, उसके बाद उससे तमाम बातें कही जाती हैं, फिर दूसरे नेता कुछ देर बाद या 2 दिन बाद वो दूसरे मंच से उसे लेकर बयानबाजी करते हैं। ऐसे में अगर दोनों आमने सामने बैठेंगे, ये जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि ये तो एक न्योता है और फिलहाल बड़े अखबार की सुर्खियां भी बना हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल। और बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही, जिन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता दी गई है और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी ने एक जनसभा जो की थी उसमें बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को बदल डालेंगे, उसे रद्द कर देंगे। और बकौल राहुल गांधी, हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के गरीब लोगों को अधिकार देता है। बीजेपी के नेता जब संविधान को बदलने, उसे रद्द करने की बात करते हैं तो सिर्फ गरीब जनता पर नहीं बल्कि देश की आत्मा पर आक्रमण करते हैं। तो बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर साफ तौर से राहुल गांधी बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं कि कांग्रेस नेता, अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो 30 लाख नौकरियां दी जाएगी। तो बीजेपी के हाथ से ये चुनाव निकल रहा है, इसलिए ध्यान भटकाने में लगी हुई है बीजेपी। राहुल गांधी कह रहे हैं मंच से कि इंडी गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस नेता ने भी ये कहा कि सत्ता में आने पर ये देखिए किस तरह से 30 लाख नौकरियों की गारंटी दी जा रही है। ये देखिए, तो देखिए चुनाव पीएम मोदी के भारतीय और राहुल की चाइनीज गारंटी के बीच, ये तो हमने आपको बताया ही था। और अब देखिए ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा के हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसीलिए ध्यान भटकाया जा रहा है जनता का अहम मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दे से, महंगाई के मुद्दे से और दूसरे मुद्दों की बात की जा रही है। हालांकि पहले भी इस तरह की बातें जो अलग अलग मंचों से की गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख मुद्दों की बात नहीं की जाती है। और देखिए, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे 30 लाख नौकरियां दे देंगे। ये भी कल जिक्र हुआ था, हमने आपको बताया भी था कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि हम बहुत सारे लोगों को लखपति बना देंगे, हम बहुत सारे करोड़ों लोगों को लखपति बना देंगे। फिलहाल तो देश में कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो अरबपति बनते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर रोजगार का जिक्र किया है। रोजगार जाहिर तौर पर एक प्रमुख मुद्दा है।
ना सिर्फ चुनावों में बल्कि वैसे भी सभी का कंसर्न इसे लेकर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो। और देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि चुनाव धीरे धीरे जो है वो फिसल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री जो हैं अब युवाओं का ध्यान भटका रहे हैं। और देखिए ये भी कहा उन्होंने कि कुछ नाटक करने की कोशिश जो है की जाएगी। एक वीडियो संदेश में पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने युवाओं से पीएम के प्रचार से विचलित ना होने की अपील की है, आश्वासन दिया है कि 4 जून को विपक्षी गुट अपनी सरकार बनाएगा और 15 अगस्त तक, गीतू 15 अगस्त तक वो उन्हें 30 लाख नौकरी देने का काम शुरू कर देगी। बिल्कुल मोनिका, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त इस पर फोकस क्यों नहीं किया गया? यानी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं, रोजगार को लेकर मुद्दा बनाया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में जो भी सरकार आती है फिर उसके बाद बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा होता है। चाहे आप देखिए बीजेपी का काल रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, हमेशा जो ऑपोजिशन है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता रहा है, बेरोजगारी और महंगाई। और ये वाकई किसी भी देश के लिए एक बड़ा मुद्दा होते हैं, क्योंकि आपका जो जीवन है आपके रोजगार से ही चलता है। और अगर आपको सरकार वो मुहैया नहीं करा पा रही है तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका जो जीवन स्तर है वो किस तरह का होगा। लेकिन वादे बहुत होते हैं और उसके बाद शायद ऐसा लगता है जीतने के बाद जो भी सरकार सत्ता में आती है वो भूल जाती है अगले 5 वर्षों तक। उन्हें लगता है जब एक बार फिर से कैंपेनिंग होगी तब ये जो जिन होता है ना रोजगार का, वो निकल कर सामने आता है और मुद्दा वही होता है कि बेरोजगारी बढ़ी है इनके शासन में। बिल्कुल, और प्रलोभन को बढ़ाने के लिए ये भी बता दिया है कि देखिए 4 जून को अगर हम चुन लिए जाते हैं तो 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियां देने का काम शुरू कर देंगे, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार के बड़े स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार का बेटा नहीं हूं इसीलिए नहीं मिला मौका। अमर उजाला में ये खबर छपी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी ये खबर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखिए किस तरह से उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि शरद पवार का बेटा नहीं इसलिए मुझे अवसर नहीं मिला है। अजीत पवार ये बात कह रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात ये कह दी है, यानी कि परिवारवाद का जिक्र अनचाहे तरीके से उन्होंने कर दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो शायद उन्हें अवसर मिलता, पद मिलता। अजीत पवार लेकिन बेटे नहीं है शरद पवार के, इसलिए वंचित हो गए हैं इस पद से। तो अमर उजाला में खबर प्रमुखता से दिखाई गई है। ये देखिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है, वो अखबार के जरिए आपको बता रहे हैं। बड़ा स्टेटमेंट उनका रहा। देखिए उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बेटा नहीं हूं इसलिए सीएम बनने का मौका मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 80 साल की उम्र के बाद नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। पुणे की एक रैली में थे अजीत और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र भी 60 साल से ऊपर की है, हमारे पास कोई मौका है या नहीं है, क्या हम गलत बर्ताव कर रहे हैं, हमें आखिर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती है, इसीलिए हम भावुक हो जाते हैं। पवार साहब भी हमारे देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का वक्त होता है। 80 की उम्र पार करने के बाद नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बेटा होता तो क्या मुझे अवसर नहीं मिलता। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं दुख भी जाहिर किया और इमोशनल तरीके से अपनी बात भी उन्होंने रख दी और कहा कि अगर मैं बेटा होता तो शायद मेरे साथ अलग तरह का सुलूक होता। बिल्कुल, और ये भी कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं शरद पवार, 80 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो दूसरे लोगों को मौका नहीं देना चाहते। ये भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। बिल्कुल, और ये आरोप वाकई बहुत बड़ा है कि कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, जब इतनी मेहनत से काम करता है तो उन्हें एक इच्छा होती है कि हमें शायद पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी, और जब उन्हें वो जिम्मेदारी मिलती है तो वो पार्टी के लिए अच्छा करने की सोचते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से परिवारवाद जब आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है किसी भी लीडर पर, और वो चाहते हैं कि जो उनकी सत्ता है जिसे वो छोड़ेंगे तो कम से कम वो उनका ब्लड रिलेशन में हो तभी उस सत्ता को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यूँ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रहती है कांग्रेस पर कि परिवारवाद की राजनीति आज तक चल रही है। आपने अध्यक्ष तक नहीं बदला था, लेकिन वो हाल फिलहाल में देखा गया कि जब इतना बीजेपी ने दबाव डाला उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कह सकते हैं कि नॉन गांधी हैं, जो कि पहली बार यहाँ पर अध्यक्ष बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर परिवारवाद इतना हावी हो जाएगा किसी भी पार्टी पर तो देश का क्या होगा। और ऐसे में शायद यही वजह रही कि अजीत पवार भी यहाँ पर अपना दुख जाहिर करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए शायद यही वजह रही गीतू की एनसीपी में 2 फाड़ भी हुई, शरद पवार गुट और बिल्कुल। और आगे बढ़ लेते हैं मोनिका, आगे बताते हैं कि आकाश आनंद ने एक्स पर क्या पोस्ट किया है। तो लिखा है मायावती जी का आदेश सर आंखों पर। दैनिक जागरण में पेज नंबर 2 पर इस खबर को प्रमुखता दी गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेकर सबको चौंका दिया। और अब मायावती के उस एक्शन पर भतीजे आकाश आनंद का जवाब भी आ गया है। तो आकाश आनंद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मायावती को टैग कर लिखा है कि आपका आदेश सिर आंखों पर। दरअसल मायावती ने मंगलवार रात भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। और उसके बाद अब ये आकाश का ट्वीट आता है कि बहन जी आपका आदेश सिर माथे पर। तो ये देखिए, बिल्कुल ये कैप्शन दी गई है मोनिका, और यहाँ पर साफ कर दिया गया है क्योंकि उम्मीद ये लग रही थी कि आकाश जो थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस आदेश को मान लिया है। बिल्कुल। देखिए, खबर की कुछ पंक्तियां बढ़कर सुनाना चाहूंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने संगठन के पद और उत्तराधिकार से हटाए जाने के बाद एक्स पोस्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। खास बात यह है कि एक्स पर किया गया आकाश का पोस्ट सीधे मायावती को संबोधित है। उसमें उन्होंने उन्हें बहन जी कहकर संबोधित किया है और कहा है कि आपका आदेश सिर आंखों पर। मायावती ने तीसरे चरण के मतदान के बाद मंगलवार को आकाश से सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। उन्होंने कहा था कि वो अभी परिपक्व नहीं है पूरे तरीके से, इसलिए उन्हें सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। और अब आकाश आनंद ने कहा है कि भले ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका जो भी आदेश है वो सिर आंखों पर। ये भी कहा है कि आपके संघर्ष की वजह से हमारे समाज को राजनीतिक ताकत मिलती है। अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। बिल्कुल, और ये काफी बड़ी बात रही है मायावती की तरफ से, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उनके भतीजे आकाश ही रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि लगातार वो बीजेपी को लेकर निशाना साध रहे थे, और जो सूत्र हैं वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि मायावती नहीं चाहती थी कि बीजेपी को साफ तौर पर वो टारगेट करे, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए मायावती रखती हैं। और कई बार चुनाव में ये भी देखा जाता है कि उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन आकाश सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट कर रहे थे और मायावती ने उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए यहाँ पर साफ कहते हुए मायावती दिखती हैं कि अभी वो इमैच्योर हैं, और जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते उनके सभी पदों से उन्हें मुक्त किया जाता है। हालांकि उत्तराधिकारी के तौर पर काफी लंबे समय से ये माना जा रहा था कि आकाश ही जो जिम्मेदारियां हैं बसपा की मायावती के बाद वही संभालेंगे, लेकिन अब जब पूरे ये बड़ा फैसला लिया गया, सभी पदों से उन्हें मुक्त किया गया है, तो अब सोचना ये होगा कि मायावती के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन उनका उत्तराधिकारी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नवनीत राणा के बयान के बाद AIMIM नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी से डरते नहीं है। दैनिक जागरण में खबर छपी है, नवभारत टाइम्स में भी इसका जिक्र किया गया है। हैदराबाद के सांसद असउद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को भाजपा की नवनीत कौर राणा की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो देश में हिंदू मुस्लिम अनुपात को संतुलित करने के लिए 15 सेकंड पर्याप्त होंगे। और उसके बाद असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा है और वो इससे डरने वाले भी नहीं हैं। नवनीत राणा की टिप्पणी की 15 मिनट के बाद 15 सेकंड पर्याप्त थे। ये जो है देखिए वर्सेस करके आपको खबर दिखा भी रहे हैं। असउद्दीन ओवैसी एक तरफ और एक तरफ नवनीत राणा। नवनीत राणा ने कल ये बड़ी टिप्पणी दी थी और देखिए अपने सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इसे पोस्ट किया था। बिल्कुल, और साफ तौर पर राणा की चुनौती, 15 सेकंड हटे पुलिस, फिर देखिए AIMIM ने कहा कि डरते नहीं हैं। तो साफ तौर पर AIMIM को उन्होंने निशाने पर लिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर 15 सेकंड हटे पुलिस, फिर देखिए क्या होता है। तो एक तरह से चुनौती यहाँ पर देती हुई दिख रही है। और देखिए इससे पहले AIM के नेता ने ये भी कहा था कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किस तरह की बयानबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती रही है, लेकिन जब हम इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो हम पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। और ये देखिए ये खबर यहाँ पर काफी प्रमुखता से छापी गई है। राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर अब जो विवाद है वो भी छिड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी विवाद अब चर्चा में आ गया है और राणा की चुनौती यहाँ पर कि 15 सेकंड हटे पुलिस, फिर देखिए AIM ने कहा डरते नहीं है। असउद्दीन ओवैसी की तस्वीर और नवनीत कौर राणा की तस्वीर आप देख सकते हैं वर्सेस कल उनका ये जो बयान है नवनीत कौर राणा का, वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अमरावती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा था कि पुलिस के ड्यूटी से हटते ही भाइयों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां से आए और कहां चले गए। और देखिए इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मोदी में ताकत है, 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लीजिए और हमें ये बता दीजिए कि हमें आखिर आना कहाँ है।
तो ये टिप्पणी जो है सऊदीन ओवैसी की तरफ से की गई। देखिए काफ़ी कुछ और भी कहा गया है जो कि काफ़ी भड़काऊ भाषण जिसे हम कह सकते हैं, जिसका हम जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियां जो है दोनों ही एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आए, दोनों ही बड़ी नेता। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये देखिए कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हावी और चैलेंज देंगे तो आखिर जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब विवाद होगा और काफ़ी विवादास्पद बयान भी हम इसे कह सकते हैं, जिस तरह की बातें दोनों पक्षों की तरफ से यहाँ पर की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की रिपोर्ट मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जारी की गई है। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता दी गई है पेज नंबर 9 पर। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के पक्ष में गुरुवार को नुक्कड़ सभाएं की थी और उसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और ये बातें कही हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू आबादी घटने और मुस्लिमों के बढ़ने की रिपोर्ट मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है। प्रियंका ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट किसने बनाई है। गई है और मोनिका आप देख सकते हैं किस तरह से दैनिक जागरण में ये खबर दिखाई गई है और साफ तौर पर मुस्लिम आबादी बढ़ने की रिपोर्ट भटकाने का प्रयास है, ये कहा गया है। तो देखिए कल ये बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद इस पर सियासत भी जो है गरमाने लगी। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 2000 माफ़ कीजिएगा, अगर 1950 से लेकर 2015 के बीच का जिक्र किया जाए, डेटा का जिक्र किया जाए, तो हिंदू की आबादी में जो है तकरीबन 8% की कमी देखी जा रही है। जबकि इनके मुकाबले अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें या फिर अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें, सिख धर्म की बात करें, ईसाइयों की बात करें, तो उनकी परसेंटेज में, उनकी जो है पॉपुलेशन में बढ़ावा जो है वो देखने को मिल रहा है। जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो सक्रिय हो गए। कहीं ना कहीं ये तो इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो है ये जो है खासतौर पर चुनावी वक्त में आई है, ऐसे में ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो बन सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखिए साफ तौर पर एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि सभी दल हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अब प्रियंका गांधी भी साफ तौर पर बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं, यही कह के। और रायबरेली पहुंची थी वो राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया है और कहा है कि हिंदू आबादी घटने और मुस्लिमों के बढ़ने की रिपोर्ट मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। यानी रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर से लोगों के जहन में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए 65 साल में आबादी में हिंदू जो है तकरीबन 8% घटे हैं, मुसलमान जो है वो बढ़ गए हैं। ये पूरे उसकी बात हो रही है देश की। दुनिया की अगर हम बात करें, मालदीव्स के अलावा हर मुस्लिम देश में बहुसंख्यक बढ़े हैं। देखिए, और ये भी कहा जा रहा है पिछले 32 साल में देश में मुसलमानों की प्रजनन दर जो है लगभग आधी रह गई थी। हालांकि जो प्रमुख रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि तकरीबन 8% जो है हिंदू घटे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है वो सक्रिय हो गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही और कह रही है कि चूंकि कांग्रेस का तो वोट बैंक है मुस्लिम्स, ऐसे में कहीं ना कहीं वो इस बात को अलग तरीके से ले रहे हैं। बिल्कुल, और चुनावी मौसम में ये जिक्र इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शायद ये भी एक बड़ा कारण रहता है चुनावों में, जो कि हिंदू मुस्लिम करने के बाद लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन है उसकी राजनीति से हम जोड़ सकते हैं मोनिका। और इसी के तहत हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दल होते हैं जिन्हें फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई देता है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर काम करने की बात कहते हैं, उन्हें उनका वोट मिलता है और ऐसे में वोट बैंक की राजनीति हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, कहा है कि हिंदुओं की आबादी घटना चिंता की बात है। अमर उजाला में यह खबर छपी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि नए जनसंख्या अध्ययन के प्रभाव और परिणाम तय करने के विभिन्न कोणों से जांच की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण है। बिल्कुल, और ऐसे में अध्ययन में अन्य बातों के अलावा मुस्लिम समुदाय के तेजी से बढ़ने की बात भी सामने आई है। तो सिर्फ मुस्लिम आबादी का बढ़ना गंभीर मुद्दा, जनता विचार करे, चंद्रशेखर ने ये बात कही है। और एक बार फिर से
ये मुद्दा गहरा रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हम इसे कह सकते हैं, जिस तरह से ये खबर सुर्खियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम आबादी का बढ़ना गंभीर मुद्दा, जनता विचार करे। उन्होंने खासतौर पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर ये कहा है। तो केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर अपनी चिंता जताते हुए ये बातें कही हैं कि केवल मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या में वृद्धि और अन्य समुदायों को यहाँ पर संख्या में कमी की प्रवृत्ति एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, सियासत इस पर गर्मा गई है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं हिंदू जनसंख्या में गिरावट को कांग्रेस जिम्मेदार, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें इस बात का जिक्र कल किया गया था जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी। और देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुस्लिम्स को आरक्षण देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि आरक्षण जो है मुस्लिम्स को दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि अल्पसंख्यक आखिर इस देश में है कौन। बिल्कुल, और इसी को लेकर हम ये कह सकते हैं मोनिका कि एक तरह से राजनीति है। फिलहाल ये सब चर्चाएं अब चलेंगी और विवाद बढ़ेंगे, देखना होगा आगे किस तरह से चुनावी माहौल रहता है। फिलहाल अपने दर्शकों से विदा लेने का समय आ गया है, कल एक बार फिर से हाजिर होंगे इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।